हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी उसका हम आज 6 पार्ट लेके आ रहे हैं। और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या इसमें कुछ चेंजेस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको एज बतानी है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ले डाउन फॉर द पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। आपको बताना है जो एक पर्सन जो होता है, कोई भी पर्सन जो आपका लोकसभा का चुनाव लड़ता है, जो लोकसभा के एमपी होते हैं, उसकी न्यूनतम एज कितनी होती है, कितनी रखी गई है। तो देखो मैं एज का कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा जितना भी एज का कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। देखो अगर आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये मिनिमम एज बता रहा हूँ मैं, ओके। अगर आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साथ में गवर्नर, ओके, अगर इनकी मिनिमम एज पूछी गई, मैक्सिमम एज तो जितनी मर्जी हो जाती है, अगर मिनिमम एज पूछी जाए तो वो कितनी होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की इनकी होती है 35, ओके। कितनी होती है 35। अगर नेक्स्ट पूछी जाए जो आपकी 30 मिनिमम एज 30, ये किसकी होती है, ये होती है जो आपके राज्यसभा के एमपी होते हैं। राज्यसभा के जितने भी आपके एमपीज होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 30 और चाहिए होती है, ओके। अगर 25 पूछा, 25 एज जो मिनिमम, ये किस किस लिए चाहिए, किस किस के लिए चाहिए होती है, ये चाहिए होती है वो आपके एक आपके लोकसभा के जो एमपी चुने जाते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी चाहिए, कितनी होती है, 25 होती है। साथ में जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब आपके एमएलएज जो चुने जाते हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी होती है, 25 होती है। और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद, इनकी जो मिनिमम एज कितनी होती है, 25 होती है, ओके। ये इनकी हो गई। अगर जो आपके गांव के पंच वगैरह, सॉरी प्रधान पंच जो भी होते हैं, मेयर वगैरह जो चुने जाते हैं, जो आपके प्रधान जो चुने जाते हैं, पंचायत मेंबर जो भी होते हैं, पंचायत मेंबर, उनकी जो मिनिमम एज कितनी होती है वो होती है 21, ओके। कितनी होती है, 21। और अगर वोटिंग की पूछी जाए तो वोटिंग की एज कितनी होती है, वोट तो आप सभी देते होने, सभी 18 साल के हो गए हैं, तो आपकी वोटिंग एज कितनी होती है, 18 साल होती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, आपको वोट देने का अधिकार हो गया, मतलब राइट टू वोट, राइट टू वोट। आर्टिकल 326 में लिखा गया है राइट टू वोट, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मिनिमम आपको बतानी है लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए कितनी चाहिए होती है, मिनिमम 25 चाहिए होती है। और 30 बता दिए मैंने, 30 किसके लिए चाहिए होती है, राज्यसभा के एमपी। और 21 किसके लिए चाहिए होती है, 21 चाहिए होती है जो आपके पंचायत मेंबर जो होते हैं, ओके। और 18 18 आपकी वोटिंग की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे जो आपके क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो आपके, आपको पता होगा जो आपके नरम पंथी और गर्म पंथी थे, इनके बीच में ये, इनके बीच में मतभेद था, ठीक है। तभी आपको पता है ना, जो आपकी कांग्रेस की दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे। तो आपको बताना है ये कौन सा सेशन था उस बीच ये स्प्लिट हो गए थे, मतलब आपके दोनों डिवाइड हो गए थे, ये कौन सा सेशन था। अब देखो ये कब हुआ था, एक 1907 में आईएनसी का सेशन चला हुआ था 1907 में। और इसके जो, इसको प्रिसाइडेड कर रहे थे, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस, घोष होंगे, बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ठीक है। तब क्या हुआ था, यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आपके क्या हो गए थे, सूरत में आपका सेशन चला हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट सेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो आईएमसी थी दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी, एक आपके मॉडरेट थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके। इसमें एक्सट्रीमिस्ट में आपको पता है मेन जो होते थे लाल बाल पाल जो होते थे, लाल बहादुर सॉरी लाला लाजपत राय, ये कुछ ये फेमस थे, ठीक है। इसमें जो आपकी आईएमसी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ओके। तो यहाँ पे बताना कौन से थे, तो आपका कौन सा आएगा यहाँ पे, सूरत वाला सेशन था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है जो सूरत जो कौन सी रिवर के किनारे है, तो सूरत आपकी तापी रिवर के किनारे है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो आपकी गदर पार्टी है जो यूएसए में फॉर्म करी गई थी, ओके। कहाँ पे फॉर्म फॉर्म करी गई थी, यूएसए में बनाई हुई थी। ये किसके द्वारा इसका गठन किया गया था, जो आपकी गदर पार्टी थी। देखो गदर पार्टी जो थी
ये किसके द्वारा खोली गई थी? सबसे पहले तो देख लेते हैं ये कब खोली गई थी। ये गदर पार्टी जो थी सैन फ्रांसिस्को, ये आपका यूएसए में है। यहाँ पे 1913 1913 को एक पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने। मेन प्रोमिनेंट पर्सन लाला हरदयाल थे, ठीक है। और इनके जो कौन होते हैं प्रेसिडेंट जो थे गदर पार्टी के, वो कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। तो कहाँ पे खोली गई थी? किसके द्वारा खोली गई थी? सैन फ्रांसिस्को 1913 में खोली गई थी। और किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो म्यांमार जो था, बर्मा जिसको बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार है, ओके। जो इसको इंडिया से कब सेपरेट किया हुआ था? पहले आपको पता है इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह सारे के सारे इंडिया के पार्ट थे, ठीक है। तो इंडिया से इनको कब सेपरेट किया गया था? जब ब्रिटिश का टाइम चला हुआ था। तो म्यांमार को कब किया था? ये करा था 1935, 1935 में म्यांमार को इंडिया से स्प्लिट करा हुआ, सेपरेट करा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो आपके फेमस रॉक का टेम्पल है, क्या नाम है उसका? कैलासा। ये कहाँ पे है? तो देखो कहाँ पे है ये। अजंता में, अजंता, बदामी, महाबलीपुरम या फिर एलोरा। तो आपको पता होगा अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे हैं? ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पे टेम्पल का नाम दिया हुआ कैलासा, तो ये कहाँ पे है? ये आपका एलोरा जो केव है वहाँ पे ये टेम्पल देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलोरास केव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जो आपकी, यहाँ पे आपको बताना है द मूवमेंट विड्रॉ इमीडिएटली आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट। जो आपका ऐसा कौन सी घटना जो हुई थी, सॉरी चौरा चौरी का जब इंसिडेंट हुआ था, इस घटना के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? कौन सा लिया गया था? नॉन एनसीएम लिया था, सिविल डिसओबीडेंस, या फिर इंडिविजुअल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका राइट ऑप्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, ओके। क्या नाम था उसका? एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। और ये किसके, ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1920 में किया गया था, ठीक है। और फिर गांधी जी ने क्या बोला था इस मूवमेंट में कि आप अगर, इन्होंने बोला था हम जो सत्याग्रह करेंगे नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, ओके, मतलब कोई अहिंसा नहीं करेंगे, ओके। अगर आपने अहिंसा नहीं करी तो मैं आपको 1 साल के भीतर अंदर अंदर आपको आज़ादी दिला दूंगा, ओके। ये किसके वर्ड थे? ये गांधी जी के वर्ड थे। पर 1922 तक ये आपका आंदोलन चलता रहा, ठीक है। तब लोगों की मतलब पेशेंस लेवल उनका हाई हो गया, ठीक है। और जो ब्रिटिशर थे वो काफ़ी मतलब जो भी आपके रेवोल्यूशनरी थे उनको जेलों में डालना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो एक गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर में, यूपी, एक प्लेस था चौरा चौरी, जो आपको दिया हुआ है चौरा चौरी प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। यहाँ पे क्या होता है कि एक पुलिस थाने को घेर लिया जाता है लोगों के द्वारा, और फिर सारे के सारे जितने भी अंदर जो भी पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया जाता है। इसमें 22 जो आपके पुलिसमैन थे जो जिंदा जल गए थे, ओके। और ये खबर फिर किसके पास पहुंचती है? महात्मा गांधी के पास पहुंचती है। और महात्मा गांधी क्या करते हैं फिर उस एनसीएम को 12 फरवरी 1922, ये डेट देख लेना। 5 फरवरी को ये घटना हुई थी, 5 या 4 को भी ले लेते हैं, 5 को भी डेट कंसीडर कर लेते हैं, ओके। शाम का टाइम था, रात का टाइम था, पेपर में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ओके। फिर ये जो इंसिडेंट हुआ गांधी जी के पास पहुंचता है। फिर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, जो आपका एनसीएम चलाया था उसको क्या कर देते हैं, ये क्लोज कर देते हैं, ओके। कब करते हैं? 12 फरवरी 1922 को एनसीएम जो उन्होंने लॉन्च किया था उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एनसीएम जो था ये कैसा कैसा मूवमेंट था, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आपका ये किस तरह से, अब ये इंसिडेंट हो गया, ये वायलेंट इंसिडेंट हो गया था, तो ये आपका ऑलरेडी मूवमेंट कौन सा बन गया? हिंसा वाला बन गया था, वायलेंट मूवमेंट बन गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ पेगोडा। पेगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो ये सीधा सीधा आपका स्टैटिक दिखे, किसको बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है म्यांमार की कैपिटल और करेंसी कौन कौन सी है।
करेंसी और कैपिटल के नाम बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फारेस्ट फ्रॉम द सन। इसमें दिया गया है आपको बताना है कि जो सूरज से सबसे दूर दूर यहाँ पे दूर होगा, ठीक है, कौन सा, यहाँ एक आपके प्लैनेट दिए हुए हैं, तो सूरज से सबसे दूर का कौन सा ग्रह है। तो आपको पता है ये आपका सन आ गया। सन के बाद कौन सा होता है, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर के बाद कौन सा आता है, सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में कौन सा होता है, नेपच्यून होता है। ओके, कौन सा होता है, नेपच्यून होता है। और आपको मैंने बताया मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है। किस किस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। मतलब जुपिटर आपको सबसे बड़ा ये आपका प्लानिट है। तो यहाँ पे सबसे यही पूछा सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लानिट है आपका, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नेपच्यून हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है Who amongst the following has written the book War and Peace। जो बुक लिखी गई थी War and Peace, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, लियो टॉल्स्टॉय। कौन पर्सन थे, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। टी विश्व में सबसे ज्यादा चाय या कौन सा देश उसको प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, तो वो कौन है। अब देखो, एक पूछा जाता है एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। टी के रिगार्डिंग आपका जो है चाइना पहले नंबर पे है और दूसरा इंडिया। ओके, तो इस पर राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना, ठीक है। और कंजम्पशन के बेस से देखा जाए तो आपका इंडिया भी पहले नंबर पे आता है। ओके, मतलब इंडिया इंपोर्ट भी चाय सबसे ज़्यादा करता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना इज द राइट आंसर। अगर इंडिया पूछा जाए, इंडिया पहले नंबर पे किस पे है, तो आपका किस पे होगा, मिल्क पे होगा, किसके, दूध पे, ठीक है। यहाँ पे टी पूछा। अगर कॉफ़ी का पूछा जाए, कॉफ़ी में सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सी होती है प्रोड्यूसिंग में, तो वो कौन होता है, ब्राज़ील। चाय देख लेना, टी के लिए आपका चाइना होगा और कॉफ़ी के लिए कौन होगा, कॉफ़ी के लिए होगा ब्राज़ील। और इंडिया दूध के प्रोडक्शन में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको यहाँ पे लाइन बतानी है। तो आपकी रेड क्लिफ लाइन है, ये किसके बीच में खींची गई थी या किस देश को अलग करती है। तो कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, या फिर इंडिया, म्यांमार, या फिर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो देखो, जो आपकी रेड क्लिफ लाइन थी, पर्सन थे रेड क्लिफ का, इनके नाम पे ये लाइन जब आपका कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई थी सेपरेट करने के लिए। ओके, तो जो ये बाउंड्री जो तय करी गई थी, वो कौन पर्सन थे, उनका नाम था रेड क्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे ये लाइन रख दी गई थी, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। तो किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। और इंडिया और चाइना पूछा गया तो मैक मोहन, कौन, मैक मोहन लाइन है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो कौन सा है, डूरंड लाइन। ओके, सेपरेट करने के लिए कौन सी, डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ एक, क्या दिया हुआ है, बैरन आइलैंड इज अ फेमस बिकॉज। यहाँ पे दिया हुआ जो आपका बैरन द्वीप समूह है, द्वीप है जो है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो, ये बैरन आइलैंड है कहाँ पे, ये आपका बैरन आइलैंड, ये एकमात्र इंडिया का ऐसा वॉल्क आइलैंड है जहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो मिलते हैं। वॉल्केनो, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। मतलब ये एक्टिव रहता है, मतलब एक्टिव हो जाता है कभी बार, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है ये आपका बैरन आइलैंड, अंडमान, ये कहाँ पे, और अंडमान एंड निकोबार में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव वॉल्केनो के लिए ये फेमस है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है ब्रिटिश शिफ्टेड द इंपीरियल कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली। आपको पता है जब हमारी जो कंट्री थी, ठीक है, जब आपका ब्रिटिश का टाइम चला हुआ था, तो फेमस आपका बंगाल था। ओके, आपकी पता है रेवोल्यूशनरी की जो जितनी भी जो इंडिपेंडेंस जितनी भी एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, आपकी बंगाल में हुई है। कहाँ पे, सारी की सारी कहाँ पे हुई है, बंगाल में हुई है, ठीक है, बंगाल। तो पहले जो कैपिटल मानी जाती थी, कैपिटल मानी की कैपिटल होती थी आपकी कोलकाता होती थी, ठीक है। पर इसको जो शिफ्ट करा था, अनाउंस करा था, कब करा हुआ था, ठीक है। अब देखो,
कौन आए थे यहाँ पे, देख लेते हैं हम कौन से। आपके किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे, पंचम जिसको बोलते, किंग जॉर्ज इंडिया में आए थे। और क्या करा था यहाँ पे, दिल्ली दरबार, जो दिल्ली दरबार सजाया हुआ था। दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली को पूरा सजा दिया था, ठीक है। और एक उस टाइम जो वाइस राय या गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, ओके। जब ये किंग जॉर्ज इंडिया में आए तो एक दिल्ली की खूबसूरती देखे प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे काफ़ी। और इन्होंने क्या बोल दिया, जो आप पार्टीशन कर रहे हो बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको कैंसिल कर दो। और यहाँ से जो आपकी क्या कर दो, बंगाल से कैपिटल जो शिफ्ट कर दो, कहाँ पे, दिल्ली में कर दो। ये 1911 में इन्होंने क्या करा हुआ था, अनाउंस करा हुआ था, ओके। 1911 में अनाउंस करा हुआ था कि कैपिटल शिफ्ट कर दो कोलकाता से दिल्ली। और जो शिफ्ट, जो कैपिटल बनी हुई है वो कब बनी हुई है, 1912 में बनी हुई है, ठीक है, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911 में ये फरमान जारी करा हुआ था, अनाउंस करा हुआ था ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, डेंगू फीवर इज द कॉज्ड बाय, जो आपका क्या होता है, डेंगू जो होता है, डेंगू पता है आपको किसके किसके कारण होता है, ये आपका पता है मॉस्किटो के द्वारा होता है। और मॉस्किटो पूछा जाता है कौन सा होता है, ये आपका एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है, जिसके द्वारा ये फैला, एडिस एजिप्टी, इस जो है ये मॉस्किटो के द्वारा डेंगू फैलाया जाता है। एक कौन से, इसका कॉज क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ है, वायरस होता है, ये कौन सा होता है, वायरस होता है। वायरस के कारण आपका डेंगू फीवर देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपको बताना है जो आपके मनुष्य शरीर जो है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। स्टेपिस होती है, फेबुला होती है, टीबिया होती है, फीमर होती है। स्टेपिस जो आपको पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, तो ये कहाँ पे होती है, ये कानों में होती है। और सबसे बड़ी जो होती है एक कौन सी होती है, फीमर होती है, और ये थाई बोन होती है आपकी, ठीक। यहाँ पे फेबुला और टिबुला दी हुई है, ये आपकी कहाँ पे होती है, लेग्स में होती है, ओके। और यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे टीबिया दिया हुआ है। थाई तो आपकी सबसे बड़ी होगी ना, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा सेकंड, सेकंड कौन है सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी होगी, वो है आपकी टीबिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज बतानी है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, तो सबसे विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, या फिर मैंडेरिन है। तो वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी, वो कौन सी है, यस कौन सी है, मैंडेरिन, मतलब चाइना, चाइना वालों की जो लैंग्वेज है मैंडेरिन है, वो सबसे ज़्यादा लोगों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, द एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव इज कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है, जो क्या करती हैं, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वो कौन सी, कौन सी, क्या आपकी फेयर है, एटमॉस्फेरिक कौन सा है, आपको पता है, पहले देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी आती है यहाँ पे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी आती है, फिर मीजोस्फेयर आती है, मीजोस्फेयर के बाद कौन सी आती है, आइनोस्फेयर आती है, फिर उसके बाद कौन सी आ जाती है, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सोस्फेयर, ओके। तो यहाँ पे पूछा है जो ऐसा कौन सा वायुमंडलीय परत है जहाँ पे आपकी जो है रेडियो वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, वो कौन सा है, वो है आपका आइनोस्फेयर, ओके। कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर मैंने आपको बताया सबसे ये क्या होती है, हॉटेस्ट है, ओके। हॉटेस्ट आपकी क्या है, आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है हॉटेस्ट। अगर कोल्डेस्ट पूछा तो वो कौन सी होगी, मीजोस्फेयर, ओके। और यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर दिया है, ट्रोपोस्फेयर में आपको पता जितनी भी आपकी वेदर फिनोमेना, मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेट के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ होती है वो कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर में होती है, ओके। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओके। कौन सी, ओजोन लेयर, ठीक है। अगर आपसे पूछा बैड ओजोन, बैड ओजोन ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। अगर गुड पूछा वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ओके। तो देख लेना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां उनकी संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, 11, 12, 13 या 14 है, वो कितनी है आपकी, कितनी शेड्यूल्स है आपकी, ये है आपकी 12, कितनी है, 12 अनुसूचियां आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है
ऋग्वेद में जो है विपाशा जो है किस रिवर को बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? व्यास। व्यास का जो नाम है वो आपका विपाशा है। क्या नाम है इसका? विपाशा। रावी, रावी को क्या बोलते हैं? पुरुषनी। सतलुज, सतलुज को बोलते हैं सतुद्री। और जेलम, यह जेलम को बोलते हैं वितास्ता। और एक इंडस भी है। इंडस, इंडस रिवर को क्या बोलते हैं? इंडस को बोलते हैं हाइडस, नहीं सॉरी, इंडस। इंडस का नाम आपको, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडस को क्या बोलते हैं। हाइडस को आप किसको बोलते हैं? हाइडस, हाइडस तो बोलते हैं, रावी रिवर को बोलते हैं। और ये आपका ऋग्वेद में नहीं दिया हुआ है, ये किसका ग्रीक नेम है? किसका? रावी का नाम, ग्रीक नेम है रावी का, हाइडस। आपने मुझे इंडस का नेम बताना है इसमें कमेंट सेक्शन में। जो ऋग्वेद में इंडस रिवर को क्या बोलते थे, जैसे व्यास को विपाशा बोलते हैं, रावी को पुरुषनी, सतलुज को सुद्री और जेलम को विटास्ता, इस तरह से इंडस रिवर को क्या बोलते हैं, ये आपको मैं कमेंट सेक्शन में काम देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपका, जो फर्स्ट यूरोपियन इन मॉडर्न टाइम्स इन एंटर इनटू ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। जो आपके पहले यूरोपियन आधुनिक समय में जो भारत आए थे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, वो कौन आए थे पहले? तो आपको बताया होगा मैंने, PDE है। कौन आए थे पहले? पुर्तगीज। पहले आने वाले भी यही थे और जाने वाले भी आपके कौन से? पुर्तगीज थे। ओके। और कौन आया हुआ था फर्स्ट पुर्तगीज? वास्को डी गामा आए हुए थे। कौन आए थे? वास्को डी गामा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगीज। ओके। अगर मैंने इंग्लिश पूछा तो ये किसके टाइम में आए थे, किसका टाइम चला हुआ था? अगर आपसे पूछा इंग्लिश जो आए हुए थे वो किसके टाइम में, ये आए हुए थे अकबर के टाइम में आए थे इंडिया में। ओके। और जो फैक्ट्री लगाने की जो परमिशन मिली हुई है इंग्लिश वालों को, वो किसके टाइम में मिली हुई? जहांगीर के टाइम में। किसके? जहांगीर के टाइम में। अकबर के टाइम में परमिशन नहीं मिली थी। परमिशन जाके किसके टाइम में मिली थी? जहांगीर के टाइम में फैक्ट्री लगाने को परमिशन मिली थी। किसको? अंग्रेजों को। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हैज एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो भारतीय जो सिविल सेवा में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आपकी सिविल सर्विसेज क्रैक करा हुआ था? वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सीसी देसाई थे, बनर्जी है, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? तो वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे, जो आपकी पीडोलॉजी होती है, ये किसके अध्ययन को बोलते हैं? पीडोलॉजी द स्टडी ऑफ, ये किसकी होती है? पीडोलॉजी किसकी किसकी होती है? ये होती है सॉइल की होती है। किसकी होती है? मिट्टी की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम पीडोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे कुछ हमारे लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बैटर एकेडमीज माई कांगड़ा के नाम से हम यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं। और हम ऑफलाइन भी हम कोचिंग देते हैं, और इस नंबर पे हमें कॉल करना। ओके, थैंक यू।